उत्तर भारत के गांव में जैसे ही बारिश का मौसम खत्म हुआ, वैसे ही ठंड का मौसम शुरू हो गया। सुबह की हवा में धुंध घुली हुई थी, खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। मोहन, इस साल की सर्दी तो कुछ ज्यादा ही हावी हो गई है। सांस लेते ही लगता है जैसे ठंडी बर्फ सीधी फेफड़ों के अंदर उतर रही हो। बिल्कुल सही कह रहा है भाई। ऐसी ठंड मैंने पिछले कई सालों से नहीं देखी। खेत में काम करने का मन ही नहीं करता। ऊपर से ये ठंडी हवा चलती है कि हमारे बैल तक ठिठुरने लगते हैं। लगता है आज हल चलाने से पहले उन्हें दो दो कंबल डालने पड़ेंगे। हाँ यार, ऐसी सर्दी में तो इंसान का भी काम पर जाने का दिल नहीं करता। शरीर ऐसा जकड़ा रहता है जैसे हड्डियों में जान ही जम गई हो। ये बात तो सही है, लेकिन चाहे कितनी भी सर्दी हो, काम पर जाना तो पड़ेगा ही। अगर काम नहीं करेंगे तो चूल्हा कैसे जलेगा, पेट कैसे भरेगा। हाँ, तू ठीक कहता है। अब मैं घर की तरफ निकलता हूँ, जरा देखूं कि घर में खाने के लिए कुछ बचा भी है या नहीं। ठीक है, मैं भी अब चलता हूँ। उसी गांव में एक मजदूर रहता था जिसका नाम राघव था। राघव बहुत गरीब था। जो कमाता उसी से उसका घर चलता था। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। तुम तो जानते ही हो कि जो तुम दिन भर कमाते हो उसी से हमारा शाम का खाना बनता है, लेकिन अब घर में अनाज और बाकी सामान सब खत्म होने को है। हाँ सीता, मुझे सब पता है, लेकिन इस भयानक ठंड की वजह से बीते 2 दिनों से कोई भी काम हाथ नहीं लगा। मगर राघव, आज के बाद तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। ठीक है सीता, मैं अभी बाहर निकलता हूँ। आज कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लूंगा। लौटते समय जंगल से थोड़ी लकड़ियां भी ले आऊंगा। और राघव काम की तलाश में बाहर निकल जाता है। राघव गांव के चौक में जाता है। वहां पहले से ही किशोर और मोहन आग सेक रहे होते हैं। अरे किशोर, मोहन, तुम दोनों यहाँ आग सेंकते हुए बैठे हो, काम पर नहीं गए। क्या बताएं राघव भैया, आज तो कहीं भी काम नहीं मिला। सब सेठ साहूकार अपने घरों में ही बैठे हैं, किसी ने काम पर नहीं बुलाया। मैं भी काम की तलाश में ही निकला हूँ। घर में ना राशन बचा है, ना जलाने की लकड़ी। तो ऐसा करते हैं, पहले जंगल चलकर थोड़ी लकड़ी ले आते हैं। रास्ते में अगर कहीं कोई काम मिला तो वो भी कर लेंगे। तुम दोनों जाओ, मैं बाद में खेत जाऊंगा जब सूरज थोड़ी देर ऊपर आ जाए। राघव और किशोर दोनों लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर जाते हैं। राघव, आज कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। खाली हाथ लौटना सही नहीं होगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। लकड़ी काटने के बाद सीधे सेठ के पास चलते हैं और काम मांगते हैं। ठीक है, पहले लकड़ी काटते हैं और फिर रास्ते में कोई काम मिल जाए तो कर लेंगे। दोनों लकड़ी काटना शुरू कर देते हैं और लकड़ी काटने के बाद दोनों गांव की तरफ लौट जाते हैं। जंगल से सीधे वह दोनों गांव के सेठ के घर जाते हैं। गांव का सेठ भवानीलाल बहुत ही लालची था और गांव वालों का शोषण करता था। नमस्ते सेठ जी। हाँ हाँ, बोलो राघव और किशोर, तुम दोनों यहाँ कैसे आए? सेठ जी, अगर आज हमें कुछ काम मिल जाए तो घर का गुजारा चल जाएगा। 2 दिन से मौसम की वजह से कोई काम नहीं मिला और घर में राशन भी खत्म होने लगा है। सेठ भवानीलाल मन ही मन सोचने लगता है। वैसे भी आज कोई काम करने वाला नहीं है। ये दोनों मजबूरी में आए हैं। क्यों ना इन्हें आधे दाम में काम करवा लो। ठीक है, काम तो मैं दे दूंगा,
लेकिन आज केवल आधे दिन की मजदूरी ही मिलेगी। ठीक है सेठ जी, हमारी मजबूरी है। आधे दिन का काम ही सही, कम से कम आज का गुजारा तो चल जाएगा। तो सुनो राघव, तुम मेरे खेत में जाकर काम शुरू करो। किशोर, तुम मेरे घर के काम देखो। ठीक है सेठ जी, हम संभल कर काम करेंगे। मैं खेत में मेहनत करूंगा और किशोर भी घर का काम अच्छे से संभालेगा। राघव सेठ के खेत की तरफ चला जाता है। इतनी ठंड में खेत का काम आसान नहीं है, लेकिन पेट की खातिर सब सहना पड़ेगा। चलो काम शुरू करता हूँ। राघव काम खत्म करके घर वापस चला जाता है। सीता, देखो मैं जंगल से लकड़ियां भी ले आया हूँ। आज कम से कम चूल्हा जल जाएगा और ठंडी हवा से थोड़ी राहत मिलेगी। अच्छा हुआ तुम लकड़ियां ले आए, लेकिन बताओ आज कोई काम मिला या नहीं? हाँ, सेठ के खेत में आधे दिन का काम मिला है। बहुत ठंड थी, लेकिन जैसे तैसे काम करके पैसे कमाए। कल जाकर उसके पैसे लेने जाऊंगा। अगली सुबह राघव बहुत उम्मीद के साथ सेठ भवानीलाल के घर पहुंचता है। घर की हालत खराब है, राशन खत्म हो चुका है और उसे कल की मेहनत की मजदूरी की सख्त जरूरत है। बोलो राघव, कैसे आना हुआ? सेठ जी, मैं कल के आधे दिन के पैसे लेने आया हूँ। घर की हालत बहुत खराब है, घर का राशन लेना है, इसलिए मुझे आज ही पैसे चाहिए। सेठ बिना किसी सहानुभूति के अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद हाथ में पैसे लेकर बाहर आता है। ठीक है राघव, ये लो 150 रुपए, कल के आधे दिन के। राघव पैसे को देखता है। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलकने लगती है। पर सेठ जी, 150 तो बहुत कम है। मैंने तो बहुत खराब मौसम में कड़ाके की ठंड में पूरा मन लगाकर काम किया था। इतने पैसे बहुत हैं राघव, इससे ज्यादा चाहिए तो पूरा दिन काम कर लिया करो। राघव कुछ पल चुप रहता है। उसके पास बहस करने की ताकत नहीं बचती। ठीक है सेठ जी, मैं सोचकर बताऊंगा। इतना कहकर राघव वहां से चुपचाप निकल जाता है। उसके हाथ में 150 रुपए हैं और मन में गहरा दुख। सेठ से 150 रुपए लेकर राघव भारी मन से घर की ओर लौट रहा था। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उससे ज्यादा ठंड उसे अपने हालात की लग रही थी। रास्ते में गांव की पगडंडी पर पीपल के पेड़ के नीचे बूढ़े काका अलाव जलाकर बैठे थे। अरे राघव बेटा, इतनी उदासी लेकर कहाँ जा रहा है? सेठ से पैसे मिले क्या? राघव रुकता है। उसके कदम वहीं थम जाते हैं। मिले तो हैं काका, लेकिन बस 100। आधे दिन की इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी उसने यही दिया। सेठ भवानीलाल का यही तो खेल है बेटा। गरीब की मेहनत का पूरा दाम कभी नहीं देता। काका, घर की हालत बहुत खराब है। राशन खत्म हो गया है। समझ नहीं आ रहा आज बच्चों को क्या खिलाऊंगा। काका राघव के चेहरे की थकान और आंखों की बेबसी साफ पढ़ लेते हैं। बेटा, कब तक यूं दूसरों के पैरों तले काम करता रहेगा? तू मेहनती है, ईमानदार है, क्यों ना कुछ अपना करे? अपना तो सोचा है काका, सूप का ठेला लगाने का मन है, लेकिन डर लगता है कि कहीं सब डूब ना जाए। डर से तो सिर्फ गरीबी ही बढ़ती है बेटा। मेहनत अगर अपनी हो तो भगवान भी साथ देता है। देख, ठंड बहुत है, गर्म सूप हर कोई पिएगा। राघव कुछ देर चुप रहता है। काका की बात उसके दिल में उतर जाती है। आप ठीक कह रहे हो काका। आज सेठ ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। अब कोई रास्ता तो बदलना ही पड़ेगा। जा बेटा,
हिम्मत रख और सुन, जरूरत पड़े तो सबसे पहले मेरे पास आना, खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। राघव की आंखों में नमी आ जाती है, लेकिन इस बार वो नमी बेबसी की नहीं, हौसले की होती है। धन्यवाद काका, आपकी बातों ने आज मुझे फिर से खड़ा कर दिया। राघव काका को प्रणाम करता है और नए इरादों के साथ घर की ओर बढ़ जाता है। राघव नए हौसले के साथ घर पहुंचता है। झोपड़ी के अंदर ठंडी हवा घुस रही थी। सीता चूल्हे के पास बैठी बुझी हुई लकड़ियों को देखकर सोच में डूबी थी। राघव, तुम आ गए? सेठ से पैसे मिले क्या? राघव चुपचाप जेब से पैसे निकालकर सीता के हाथ में रख देता है। बस इतने ही? पूरी सुबह की मेहनत के बदले? हाँ सीता, यही दिए उसने। बोला अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो पूरा दिन काम करो। इन 150 रुपए में घर कैसे चलेगा राघव? राशन खत्म हो गया है, बच्चों को भूख लगी है। राघव कुछ पल चुप रहता है, फिर बूढ़े काका की बातें उसके मन में गूंजने लगती हैं। सीता, आज रास्ते में काका मिले थे। उन्होंने कहा कि कब तक दूसरों के लिए काम करते रहोगे, कुछ अपना शुरू करो। तो क्या सोचा तुमने? मैं सोच रहा हूँ कि हम गरम सूप का ठेला शुरू करें। ठंड का मौसम है, लोग टमाटर सूप और मिक्स वेज सूप जरूर पियेंगे। पर राघव, पैसा बहुत कम है। सिर्फ 100 रुपए में कैसे सब होगा? जो है उसी से शुरुआत करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके खड़े होंगे। सेठ की नौकरी में तो कब तक ऐसे ही दबे रहेंगे। ठीक है, मैं मेहनत से सूप बनाऊंगी। तुम बाजार से टमाटर, सब्जियां और मसाले ले आना। कोई पुराना ठेला भी उधार मिल जाए तो देख लेना। ठीक है सीता, आज पहली बार लग रहा है कि हम अपनी किस्मत खुद बनाएंगे। राघव पैसे लेकर सीधे बाजार पहुंचता है। वह बहुत सोच समझकर हर चीज खरीदता है। भैया 2 किलो टमाटर देना और थोड़ी मिक्स सब्जी भी। ठीक है, लो भाई। और कुछ? थोड़ा अदरक, लहसुन और मसाला भी दे देना। गरम सूप बनाना है। सामान लेकर राघव एक पुराने ठेले वाले के पास जाता है और दिन भर के लिए ठेला उधार पर ले लेता है। सुबह होते ही सीता जल्दी उठ जाती है। वह पहले टमाटर धोती है, सब्जियां काटती है और चूल्हे पर बड़ा बर्तन चढ़ा देती है। धीरे धीरे उबलते पानी में टमाटर, अदरक, लहसुन और मसाले पड़ते हैं। दूसरी तरफ मिक्स सब्जियों का सूप भी तैयार होने लगता है। झोपड़ी में गरम सूप की खुशबू फैल जाती है। राघव, दोनों तरह के सूप तैयार हैं। एक टमाटर सूप और दूसरा मिक्स वेज सूप। बहुत बढ़िया सीता, आज देखते हैं हमारी मेहनत क्या रंग लाती है। राघव गांव के चौक में ठेला लगाता है। पास में आग जलाकर वह लोगों को गरम सूप की पुकार लगाने लगता है। गरम गरम टमाटर सूप, गरम गरम मिक्स वेज सूप, ठंड में शरीर को ताकत देगा। ठंड की वजह से लोग धीरे धीरे रुकने लगते हैं। राघव बेटा, क्या बेच रहे हो? काका, आज गरम सूप है, टमाटर भी और मिक्स सब्जी वाला भी। तो 1 कप टमाटर सूप दे दो। जैसे ही काका सूप पीते हैं, उनके चेहरे पर सुकून दिखाई देता है। अरे वाह बेटा, बड़ा स्वादिष्ट है। इस ठंड में तो जान आ गई। धीरे धीरे और लोग भी ठेले पर आने लगते हैं। ठेला चल पड़ता है। दूसरी तरफ सेठ अपने घर के आंगन में बैठा अंगीठी ताप रहा होता है। तभी वो किशोर को पास देख लेता है। किशोर, ये राघव आज दिखाई नहीं दिया। मेरे खेत में काम करने क्यों नहीं आया? सेठ जी, वो आज नहीं आएगा। उसने अपना खुद का धंधा शुरू कर दिया है। सूप का ठेला लगाया है चौक पर। ओ, ऐसा है क्या? ठीक है। इतना कहकर सेठ ऊपर से शांत दिखता है, लेकिन उसके मन में जलन की आग भड़क उठती है। अगले दिन सेठ सीधे बाजार पहुंचता है और सब्जी वाले की
दुकान पर रुक जाता है। अरे सब्जी वाले, कैसे हो? आजकल धंधा कैसा चल रहा है? सेठ जी, भगवान की कृपा से चल रहा है। अब तो राघव रोज सूप के लिए टमाटर और सब्जियां ले जाता है, उसी से बिक्री बढ़ गई है। यह सुनते ही सेठ के चेहरे पर हल्की सी चालाक मुस्कान ढल जाती है। अच्छा, ऐसा है क्या? चलो, आज तुम्हें मैं मुफ्त में टमाटर दे देता हूँ। तुम इन्हें बेचकर अपना घर चला लेना। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो आज मेरी बड़ी मदद कर दी। सब्जी वाला यह नहीं जानता था कि यह मदद नहीं बल्कि एक खतरनाक चाल है। शाम होते ही सेठ अपने घर लाए हुए टमाटरों को अलग रखता है। वह दरवाजा बंद करता है और चुपचाप इंजेक्शन से हर टमाटर में जहरीला केमिकल भर देता है। अब देखता हूँ राघव लोगों को सूप कैसे पिलाता है। इसके बाद शाम को सेठ इंजेक्शन वाले टमाटर सब्जी वाले को दे देता है। अगली सुबह राघव हमेशा की तरह सब्जी वाले से टमाटर खरीदता है। सीता उनसे टमाटर सूप और मिक्स वेज सूप तैयार करती है। शाम को चौक पर ठेला लग जाता है। राघव भाई, आज 1 कप टमाटर सूप देना। हाँ भाई, अभी देता हूँ। लोग सूप पीते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद 2 ग्राहकों के पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। अरे भाई, पेट में बहुत जलन और दर्द हो रहा है। राघव घबरा जाता है। ये कैसे हो गया? आपने तो रोज की तरह ही सूप पिया था। राघव दोनों ग्राहकों को तुरंत अस्पताल लेकर जाता है। इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। जरूर किसी खाने की चीज में जहर मिला हुआ था। डॉक्टर साहब, इन्होंने सिर्फ मेरा सूप ही पिया था, लेकिन मैंने तो सब कुछ साफ और ताजा इस्तेमाल किया था। तो फिर टमाटर या दूध में गड़बड़ी हो सकती है। अब इन दोनों की जांच लैब में करवा देते हैं। जब तक रिपोर्ट ना आए, सूप न बेचिए। राघव टूट जाता है और ठेला बंद करके घर लौट आता है। राघव, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? 2 लोग हमारे सूप से बीमार पड़ गए हैं सीता। डॉक्टर ने सूप बंद करने को कहा है। हे भगवान, हमने तो किसी चीज में मिलावट नहीं की थी। मुझे भी यही डर लग रहा है कि कहीं किसी ने हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया। उधर सेठ मौका देखकर सरपंच के पास पहुंच जाता है। सरपंच जी, राघव के सूप से लोग बीमार हो गए हैं। गांव में डर का माहौल बन गया है। अगर ऐसा है तो यह गंभीर मामला है। कल पंचायत बुलाई जाएगी। सेठ की बात सुनने के बाद सरपंच मामला हल्के में नहीं लेता। उसी शाम वह 2-4 गांव वालों के साथ सीधे राघव के घर पहुंच जाता है। राघव की झोपड़ी के बाहर सरपंच की आवाज सुनकर सीता घबरा जाती है। राघव, तुम्हारे सूप को लेकर शिकायत आई है। कहा जा रहा है कि तुम्हारा सूप पीने से 2 लोग बीमार पड़ गए हैं। हाँ सरपंच जी, यह बात सच है कि 2 लोग बीमार हुए हैं, लेकिन मैंने सूप पूरी ईमानदारी और सफाई से बनाया था। मैंने कोई खराब चीज इस्तेमाल नहीं की। सरपंच जी, हमने खुद हर चीज ताजा ली थी। टमाटर, सब्जी, दूध, सब कुछ ठीक था। सरपंच गंभीर चेहरा बनाकर दोनों की बात ध्यान से सुनता है। अगर तुम दोनों सच कह रहे हो तो सच्चाई जरूर सामने आएगी। कल इस मामले को लेकर पंचायत बैठेगी। तुम्हें वहां आकर सबके सामने अपनी बात रखनी होगी। जी सरपंच जी, मैं पूरी सच्चाई पंचायत में बताऊंगा। ठीक है, कल रिपोर्ट भी आ जाएगी। उसी के आधार पर फैसला होगा। इतना कहकर सरपंच वहां से चला जाता है। उसके जाते ही घर में फिर से सन्नाटा छा जाता है। राघव, अब क्या होगा? सच्चाई हमारे साथ है सीता, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। अगले दिन सुबह सुबह राघव बेचैनी के साथ अस्पताल पहुंचता है। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है,
आखिर लोगों की तबीयत क्यों खराब हुई? राघव अस्पताल के बरामदे में इधर उधर टहल रहा होता है। तभी डॉक्टर हाथ में एक फाइल लेकर बाहर आते हैं। राघव, तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर साहब बताइए, रिपोर्ट में क्या निकला? राघव, तुम्हारे सूप और टमाटरों में एक खतरनाक केमिकल पाया गया है। इसी वजह से लोगों की तबीयत खराब हुई थी। यह सुनकर राघव एक पल के लिए सन्न रह जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने तो टमाटर सब्जी वाले से खरीदे थे। मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई थी। मुझे भी यही लगता है राघव, ये किसी की साजिश हो सकती है। डॉक्टर रिपोर्ट को अपने पास संभाल कर रखते हैं। कल इस मामले को लेकर पंचायत है। मैं खुद यह रिपोर्ट लेकर पंचायत में आऊंगा और सबके सामने सच्चाई रखूंगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मुझे पूरा भरोसा है कि सच जरूर सामने आएगा। रिपोर्ट का भरोसा लेकर राघव अस्पताल से बाहर निकलता है और पंचायत के फैसले की उम्मीद में घर की ओर चल पड़ता है। अगले दिन पूरे गांव में हलचल होती है। गांव के चौक में पंचायत लगती है। सरपंच अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। थोड़ी देर में राघव, सीता, सब्जी वाला और सेठ भवानीलाल भी वहां पहुंच जाते हैं। आज ये पंचायत राघव के सूप से लोगों की तबीयत खराब होने के मामले में बुलाई गई है। सबसे पहले राघव अपनी बात रखे। सरपंच जी, मैंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। सूप मैं पूरी सफाई और ईमानदारी से बनाता हूँ। टमाटर मैंने रोज की तरह सब्जी वाले से ही खरीदे थे। लोगों के बीच फुसफुसाहट होने लगती है। सब्जी वाले, तुम बताओ, राघव को जो टमाटर तुमने दिए थे वह तुम्हें कहाँ से मिले? सरपंच जी, ये टमाटर मुझे सेठ जी ने दिए थे। उन्होंने कहा था कि मैं इन्हें बेच लूं। यह सुनते ही पंचायत में सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें सेठ पर टिक जाती हैं। सेठ भवानीलाल, क्या यह सच है? हाँ सरपंच जी, ये सच है। लोगों में ये हलचल मच जाती है। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं राघव से जलता था। मुझे डर था कि अगर उसका धंधा ऐसे ही चलता रहा तो मेरे खेतों में कोई काम करने नहीं आएगा। तभी डॉक्टर हाथ में फाइल लेकर पंचायत में आगे बढ़ते हैं। सरपंच जी, ये मेडिकल रिपोर्ट है। इसमें साफ लिखा है कि टमाटरों में जहरीला केमिकल मिला हुआ था। उसी के कारण लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई। सरपंच रिपोर्ट देख लेते हैं। सरपंच कुछ पल सोचते हैं और फिर कड़े स्वर में फैसला सुनाते हैं। सेठ भवानीलाल, तुम्हें सभी बीमार लोगों का पूरा इलाज खर्च देना होगा। इसके अलावा गांव के किसी भी मजदूर को आगे से उसकी पूरी मजदूरी देनी होगी। अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो कानूनी कार्रवाई होगी। मैं अपना जुर्म मानता हूँ सरपंच जी। मैं इलाज का पूरा खर्च दूंगा और आगे से किसी मजदूर का हक नहीं मांगूंगा। गांव के लोग पंचायत के फैसले से सहमति जताते हैं। कुछ दिनों बाद गांव की रौनक फिर से लौट आती है। राघव का सूप का ठेला दोबारा चल पड़ता है। इस बार लोग पहले से भी ज्यादा भरोसे के साथ उसके यहाँ आते हैं। राघव, आज फिर सारा सूप बिक गया। हाँ सीता, सच्चाई और मेहनत का फल आखिरकार मिल ही जाता है। उस दिन से गांव में एक बात सबको समझ आ गई। जो दूसरों को गिराने की कोशिश करता है वही खुद सबसे पहले गिरता है।